हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल में मैं रविंद्र सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास, जो आपकी ज्योग्राफी की पुस्तक में पहला अध्याय है। फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास। पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे संसाधन आखिर है क्या। संसाधन अर्थात संसार का धन, ठीक है, इसको याद करिए सीधे। संसार का धन, धन जैसे प्रत्येक व्यक्ति का अपना धन होता है, उनके पास पैसा होता है, ठीक है, अब उनके पास जेवर होता है, उनके घर होते हैं, गाड़ी होता है। उसी तरह पूरे संसार का धन, ठीक है, वैसा धन जो पर्यावरण में उपलब्ध है, प्रकृति में उपलब्ध है, वैसे संसाधन का उपयोग जो मानव के लिए उपयोगी हो, उसी का उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि वन का प्रयोग, वन्य जीवों का प्रयोग, खनिज का प्रयोग, मिट्टी का उपयोग, ये सारे जल का प्रयोग, सौर का प्रयोग इत्यादि जो हमारे जो संसाधन है, जो हम लोग मानव के उपयोग के लिए करते हैं, ठीक है। अब आइए इसका हम लोग उपयोग कैसे करेंगे। जो उपलब्ध है संसाधन तो ठीक है, अगर संसाधन उपलब्ध है लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं उसे निकालने के लिए, आपको पता ही नहीं कि वो संसाधन कैसे उपयोग किया जाए, तो वो तो बेकार है। तो उसी लिए पहले आपको क्या है, संसाधनों के लिए प्रौद्योगिकी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रौद्योगिकी के बाद आपका है संस्थाएं। संस्थाएं कि किस खनिज संसाधन के लिए या जो संसाधन है, जैसे कि मान लीजिए सौर ऊर्जा के लिए, सौर संसाधन हमारे पास सूर्य एक संसाधन है, उससे बिजली कैसे उत्पादन किया जाए, आपके पास उसकी टेक्नोलॉजी होगी। जैसे कि आपको सोलर प्लेट लगाना होगा, सोलर प्लेट से कैसे बिजली बनेगा, या जल आपके पास संसाधन है पानी, तो पानी से कैसे बिजली बनाया जाए, इसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी होगा। तो उनके लिए, या कोयला आपका संसाधन है, तो कोयला कैसे निष्कर्षण कैसे हो, लोहा है तो लोहा कैसे निकाला जाए, लोहा को कैसे कैसे उसको निकाल के लोहा से जो अयस्क है उसके स्टील कैसे बनाया जाए, इसके लिए संस्थाओं का होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि कोयला के लिए CCL होता है, एक संस्थाएं हैं, BCCL है, और IOC तेल के लिए है, BPCL है, HCL कॉपर निकालने के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इत्यादि संस्थाएं हैं। तो ठीक है, यही तीन चीज मिलकर प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, ये तीन मिलकर के ही मानव के लिए, विकास के लिए उपयोगी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात संसाधनों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस आधार पर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन कहने का मतलब जिसमें जीवन व्याप्त है, जीवन व्याप्त है अर्थात मनुष्य हो गए, वनस्पतियों में भी जीव पाए जाते हैं, तो वो हो गए जैव संसाधन, अर्थात जिनमें जीवन व्याप्त है उसे जैव संसाधन कहेंगे। और दूसरा है अजैव, अर्थात इसका उल्टा, जिसमें जीवन व्याप्त नहीं है, जैसे कि आपका हो गया चट्टान, इनमें जीवन व्याप्त है नहीं व्याप्त है। धातु, ठीक है। तो आप यहां तक समझ गए कि उत्पत्ति के आधार पे संसाधन दो वर्ग हो गए, पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। अब आइए नेक्स्ट, समायाप्ता के आधार पे। समायाप्ता मतलब जैसे है समाप्त, समायाप्ता के समाप्त, वैसे खनिज जो समाप्त हो जाएंगे, वैसे संसाधन जो समाप्त हो जाएंगे, उसके आधार पे भी इसे दो वर्गों में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन, ठीक है। नवीकरणीय योग्य वैसे संसाधन जिसका तुरंत उपयोग किया जा सकता है और वो कभी नष्ट ही नहीं होगा, जैसे कि सौर, पवन इत्यादि कभी खत्म नहीं होने वाला संसाधन है, ठीक है। अब आइए अनवीकरणीय योग्य, जो ज्यादा अत्यधिक दोहन करने के बाद वो संसाधन खत्म हो जाएंगे। जैसे कोयला ज्यादा संसाधन कर देने के बाद खत्म हो जाएगा और इसके निर्माण में काफी समय लगेगा, ऐसा नहीं बनेगा लेकिन काफी समय लगेगा, लाखों वर्षों के बाद ये जीवाश्म के द्वारा इसका निर्माण होगा। तो समझ गए आप लोग दोनों, एक नवीकरणीय जिसको कभी खत्म न होने वाला, अनवीकरणीय जो खत्म हो जाएगा। तो दो प्रकार के हो गए समायाप्ता के आधार पर, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। और जो तीसरा है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व मतलब कहने का मतलब कि वैसे संसाधन जिसका मालिक कौन होगा, उस आधार पे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि संसाधन को किस आधार पे बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत आधार पे, वैसे संसाधन जिसपे किसी एक व्यक्ति का मालिकाना हक हो,
अर्थात जैसे कि किसी का घर हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, उसकी अपनी जमीन हो सकती है, इत्यादि जो है वो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएंगे। सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिसका उपयोग पूरा समुदाय अपने हित के लिए करता है। जैसे कि गांव में स्थित तालाब हो तो तालाब में गांव वाले सभी लोग जा करके अपना कार्य कर सकते हैं, वहाँ अपने पशुओं को पानी पिला सकते हैं। और जैसे कि वहाँ आपका चारागाह हो गया, चारागाह गांव के बगल में चारागाह है तो वहाँ पे चारागाह में गांव के सभी पशु जाके चर सकते हैं। शमशान हो गया, तो वो सामुदायिक संसाधन के एग्जाम्पल हो गए। अब जो नेक्स्ट है राष्ट्रीय, वैसे संसाधन जिसपे राष्ट्र का अधिकार है। ठीक है, वहां पर न किसी एक व्यक्ति का नहीं है, न किसी छोटे से समुदाय का है, उसका जो मालिक है वो राष्ट्र है। जैसे कि भारतीय रेलवे, ठीक है, रेलवे पे राष्ट्र की संपत्ति है, बंदरगाह पे, एयरपोर्ट पे, ये सब है। और सड़कें और नहरों का निर्माण होता है तो नहरें भी राष्ट्रीय संपत्ति। अब उसी आधार पे नेक्स्ट जो आते हैं अंतर्राष्ट्रीय। ये अपने तीन जाना, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय मतलब वो किसी एक राष्ट्र की संपत्ति नहीं रहेगी, वो पूरे विश्व की संपत्ति है, पूरे सभी देशों की संपत्ति है। जैसे कि इसके लिए है हमारा पूरे विश्व में एक नियम बना है कि अगर समुद्र तट से, जैसे समुद्र तट से मान लीजिए जिस देश की समुद्र सीमा तट से 200 मील के बाद का, 200 मील के बाद, जब यहाँ से मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आपको इंडिया का लेते हैं, ये नीचे वाला भाग, नीचे मान लीजिए इधर अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और इधर हिंद महासागर, जानते हैं, पूर्व में बंगाली खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। अब हिंद महासागर में इधर से इस जगह हमारा कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से 200 मील आगे अर्थात नीचे मान लेते हैं, तो यहाँ पर भारत अगर कुछ यहाँ पे खनिज निकलता है, मान लीजिए यहाँ पे तेल निकलता है, समुद्र से तेल निकलता है, तो इस तेल का उपयोग भारत नहीं करेगा। इसके लिए अब यहाँ पर जो तेल का उपयोग कौन करेगा, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तय करेगी इस तेल का उपयोग किन के लिए काम किया जाएगा और कौन इस देश का मालिकाना हक होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तय करेगी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये आपका हो गया यहाँ तक क्लियर संसाधनों का वर्गीकरण का। एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 हो गए, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, समयाप्ता के आधार पर 2 हो गए, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य, और स्वामित्व के आधार पर हो गए 4, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास, सतत मतलब होता है लगातार, लगातार पोषणीय विकास, ऐसा विकास जो हमारा लगातार होता रहे। ऐसा नहीं कि आज विकास की और कल हमारे पास वो संसाधन ही नहीं रहे। ठीक है, तो पर्यावरण को, इसका जान लीजिए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मतलब ऐसा नहीं हो कि हम अपने जनरेशन में पूरी लकड़ी को काट लिया, अपने उपभोग के लिए ले, और आने वाला जनरेशन को लकड़ी की आवश्यकता पड़ी तो पेड़ की कमी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर पेड़ हमें काटना है, अगर हम 10 पेड़ काट रहे हैं तो हम उसकी जगह हमें 10 पेड़ लगा भी देना है, जिससे कि वो आने वाले जो हमारी नई पीढ़ियां रहेंगी उस नए पेड़ का उपभोग कर सकेंगे। ठीक है, तो यही है आपका सतत पोषणीय लगातार विकास। तो इसके लिए जब पूरे विश्व में जब पर्यावरण के लिए चिंता होने लगी तो पूरे विश्व के 100 देश के राष्ट्राध्यक्षों ने ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में, याद रखिएगा, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में 1992 में एक बैठक किया। ठीक है, बैठक किया और इसका नाम रख दिया गया प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 ये हुआ रियो डी जेनेरियो में। और यहाँ पे तय किया गया कि आगामी जो हमारा नई शताब्दी है, 1992 ये तो 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी है। ठीक है, तो इसके लिए तय किया कि अगली जो शताब्दी है अर्थात 2000 के बाद ये 21वीं शताब्दी हो जाएगी। तो 21वीं शताब्दी के लिए एजेंडा 21 घोषणा किया कि आने वाली जो 21वीं शताब्दी होगा तो हम लोग आने वाले नए जो हमारी पीढ़ियां रहेगी उनके लिए हम लोग क्या काम करेंगे वो तय किया गया। उसमें नाम रखा गया एजेंडा 21 की मान्यता दी गई। अब आइए संसाधन का नियोजन। संसाधन नियोजन मतलब हम जिस धरती पे जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका हम लोग कैसे विवेकपूर्ण प्रयोग, ऐसा नहीं है कि
जो भी चीज़ मिला पूरा निकाल के खत्म कर दिए। उनके हमें कैसे उपयोग करना है, सावधानी पूर्वक विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना है पूरे विश्व में जो भी संसाधन उपलब्ध है। ठीक है, अब भारत में इन संसाधनों को कैसे उपयोग किया जा रहा है, इसके बारे में जरा जानने का प्रयास करेंगे। पहले आप लोग देख लें, पहले हमें क्या करना है, संसाधनों की पहचान करनी है। संसाधन क्या पहचान करने का मतलब क्या है कि भारतीय भौगोलिक क्षेत्र जितने भी हैं पे अंदर कौन कौन संसाधन मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे संसाधन के रूप में जो आपका खनिज के रूप में एग्जाम्पल बताते हैं, कोयला हो गया, लोहा हो गया, बॉक्साइड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सारे हैं। और इनके पहचान करना है कि या फिर परमाणु ऊर्जा के लिए थोरियम। ठीक है, तो संसाधनों की पहचान करना है, पहले उनको पहचान करेंगे। पहचान करने के बाद क्या करेंगे, क्षेत्रीय सर्वेक्षण करेंगे। क्षेत्रीय सर्वेक्षण कि वो जो हमारे संसाधन है किस क्षेत्र में मिलते हैं। जैसे कोयला हो गया आपका उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, इस तरह हम उनको क्षेत्रीय सर्वेक्षण करेंगे और उनका मानचित्र में उनका मैपिंग करेंगे उनका। ठीक है, मानचित्र में उनको जानने की कोशिश करेंगे किस क्षेत्र पे है, और मात्रात्मक अनुमान करेंगे कि उस जगह हम जहाँ पर हमें जो खनिज हमें मिल रहा है कितनी मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, कितनी मात्रा में उपलब्ध है इसका भी एक अनुमान हम लोग कर सकते हैं। पहले तो मान लीजिए उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पे कुछ निकलेगा तो उसको कोड़ेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा ना कितना है। लेकिन फिर भी एक अनुमान किया जा सकता है कि यहाँ पर इतना हमें, मान लीजिए सोने का खदान है, कितना हमें सोना वहाँ मिल सकता है। कोयले का खदान है तो कोयला कितना मात्रा में उपलब्ध होगा, या कॉपर का है तो कॉपर कितना मात्रा में उपलब्ध होगा। तो इसका एक हम लोग अनुमान कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसका उपयोग कैसे करेंगे हम लोग, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके। अब मान लीजिए इतनी सारी चीज आपको पता है कि संसाधन उपलब्ध है हमारे पास, यहाँ पर हमें मान लीजिए कुछ मैग्नीज निकलने वाला है, पहचान कर लिए, क्षेत्रीय सर्वेक्षण भी कर लिए, उनका मानचित्र भी कर लिए, और मात्रात्मक अनुमान भी कर लिए कि इतना वहाँ पे उपलब्ध है। लेकिन आपके पास उसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो क्या बेकार हो जाए आपका। इसलिए पहले क्या है, आपको टेक्नोलॉजी का भी होना बहुत जरूरी है। अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको कुशल श्रमिक भी होना चाहिए कि उसको निकालने के लिए कैसे आपको स्किल्ड लेबर होना चाहिए कि वो उसका कैसे वो निकालेगा। ठीक है, अब भारत क्या कर रही है, इसका शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना से, आज़ादी के बाद से ही हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हो गया, तो उसी समय से इन संसाधनों का नियोजन किया जा रहा है। जैसे प्रथम संसाधन में क्या था हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे जोर दिया गया था, कृषि पे। तो कृषि के लिए जो संसाधन क्या है हमारे, मृदा भी हमारे लिए एक संसाधन है ना। तो मृदा का कैसे समुचित उपयोग हो, मृदा का कैसे, जितने हमारे कृषि के जो क्षेत्र हैं, कितने कृषि योग्य क्षेत्र हैं, उनका कैसे विस्तार किया जाए, या वैसे कृषि क्षेत्र जो उर्वरक नहीं है उनको कैसे उर्वरा युक्त बनाया जाए, ये सारे इसी पे संसाधनों का भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्लानिंग कर रही है। और इसके कृषि के बाद और आगे भी देखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, पहला तो कृषि के लिए हुआ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो सबसे ज्यादा भारत सरकार ने बल दिया वो था उद्योग पे। तो उद्योग के लिए, उद्योग में क्या क्या आवश्यकता है, उद्योग में क्या क्या, उद्योग से क्या क्या, जैसे कि आपका लोहे का उद्योग, लोहे कैसे निष्कर्षण और लोहे से कैसे स्टील बने, इस पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चर्चा की गई है और उसमें उसका विकास किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग मृदा संसाधन। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।